आइए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीर लेकर आइए। आखिर कहां है सूरजपाल? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही बना हुआ है। यह शख्स कहां है जो सत्संग लगाता है, समागम के नाम पर लोगों की भीड़ जुटाता है और जब भगदड़ होती है तो जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाता है। बाबा सूरजपाल, इसे बाबा कहना भी गुनाह है, इसे सिर्फ सूरजपाल कहा जाए तो ही बेहतर है। आखिर सूरजपाल केवल इसलिए बच रहा है क्योंकि उसके पास राजनीतिक संरक्षण है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या बाबा सूरजपाल देश की सीमा पार करके बाहर निकल चुका है? क्या 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा सूरजपाल अंडरग्राउंड हो गया है? क्या बाबा सूरजपाल किसी सुरंग के जरिए देश से बाहर, मैनपुरी से बाहर निकल गया है? क्या किसी नेता के संरक्षण में है यह सूरजपाल? यह सवाल सबसे बड़ा है और इसलिए क्योंकि यह सवाल तब उठे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ की आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ आज पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। योगी आदित्यनाथ पीड़ितों के बीच में थे। उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, भगदड़ हुई कैसे। हर एक पीड़ित से बातचीत करते हुए जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए दर्शकों, कैसे योगी आदित्यनाथ आज पीड़ितों के बीच थे। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हादसा हुआ, आखिर भगदड़ की वजह क्या रही। तो योगी आदित्यनाथ किस तरह से पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं, घायलों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश भी देते नजर आए। सुनिए इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने, राज्य सरकार ने किस ओर इशारा किया है और योगी आदित्यनाथ का राज्य सरकार का इशारा क्या है उसको खंगालने की कोशिश करेंगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले सीएम योगी का यह बयान। हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। तो जैसा कि हमने आपसे अभी पूछा कि इस वक्त का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर ये सूरजपाल कहां है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूरजपाल अपनी आश्रम में नहीं मिला है। सूरजपाल का लास्ट लोकेशन कॉल डिटेल के हिसाब से हादसे वाले दिन मैनपुरी के आश्रम में था, लेकिन यूपी पुलिस जब पहुंची है दबिश देने के लिए तो आश्रम में नहीं मिला है सूरजपाल। यूपी पुलिस ने 8 जगह दबिश दी है। सर्च ऑपरेशन के लिए 8 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन इस बीच अपने आश्रम में सूरजपाल नहीं मिला है। उसकी तलाश लगातार जारी है, उसकी तलाश लगातार जारी है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूख वाला क्यों ना हो। अब सवाल इस बात को लेकर है कि योगी आदित्यनाथ का इशारा किस ओर था। तो मैं आपको दिखाता हूं इशारा किस ओर था और योगी आदित्यनाथ कहना क्या चाह रहे थे। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। अखिलेश यादव को लेकर जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था उसको आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले अब जो ट्वीट आप देख रहे थे योगी आदित्यनाथ की थे। अब देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट। ये ट्वीट हमने आपको कल भी दिखाया था, लेकिन आज साफ साफ योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कह दिया कि पॉलिटिकल कनेक्शन किससे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं, ये तस्वीरें जो अखिलेश यादव के अकाउंट से पोस्ट की गई वो बताती हैं कि बाबा सूरजपाल की रसूख क्या है, सियासी कनेक्शन क्या है और क्या इसी सियासी कनेक्शन की वजह से बाबा अभी तक आउट ऑफ नेटवर्क हैं। अगर बाबा फरार हैं तो फिर उन पर एक्शन कब तक होगा, यह भी सवाल है। योगी सरकार और प्रशासन दोनों ही रात और बचाव के काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन बाबा को भगाने में, सूरजपाल को भगाने में आखिर मदद किसने की है, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसी तरफ योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया था। तो जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हादसा है या साजिश, इसकी जांच जारी है और गहराई से इसकी जांच कराई जाएगी। और अगर यह साजिश है तो इसका मोटिव क्या था, इसमें शामिल गुनाहगार कौन कौन है, आखिर 121 भक्तों की जान लेने वाले दानव कौन कौन है।
हाथरस के सत्संग पंडाल से निकली चीखें दिल्ली और लखनऊ ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपना शोक संदेश भेज दिया, लेकिन अब तक बाबा सूरजपाल फरार है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की और इशारों इशारों में बाबा के सियासी कनेक्शन की बात कह दी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। तो क्या बाबा किसी सियासी कवच को ओढ़कर अदृश्य बन गए हैं या फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं कि योगी की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब तक बाबा तक नहीं पहुंच पाई हैं? वैसे योगी आदित्यनाथ ने बाबा पर बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दे दिए हैं। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। वैसे ये बात गले से नहीं उतरती है कि इतनी बड़ी भीड़ जब किसी जिले में आ रही थी तो प्रशासन नींद के आगोश में कैसे था, और जब 121 जाने चली गई तब हाय तौबा मचाई जा रही है। मतलब साफ है कि लापरवाही हुई, सुरक्षा में चूक हुई, हादसा टालने के मानकों में हिला हवाली की गई थी, वरना बारिश के शोर में आंसुओं का जोर न सुनाई दे रहा होता। और अब सीएम योगी इस हादसे में साजिश के कंध सूंघ रहे हैं। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। जिस बाबा के नाम पर करीब 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिस बाबा की चरण रज लेने के लिए भक्तों ने जान की बाजी लगा दी, जो बाबा इस धार्मिक आयोजन का पोस्टर बॉय बना हुआ था, आखिर उसके ही नाम को एफआईआर से नजरअंदाज क्यों किया गया? इसका जवाब भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हादसा कैसे हुआ, जांच जारी है। गुनाहगार कौन कौन है, तलाश जारी है। हादसा कहीं साजिश तो नहीं, इसके लिए न्यायिक जांच जारी है। लेकिन इन सब के बीच दर्द बेपनाह है। चीखें ऐसी हैं कि दिल को चीर कर निशब्द कर रही हैं। ऐसे में संसद से लेकर सड़क तक सियासत भी जारी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कबीर, तुलसी, रसखान, सूरदास, मीरा के देश में क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या 121 मौतों का गुनाहगार केवल बाबा सूरजपाल है, या फिर वो समाज भी है जो हमें ऐसे बाबाओं के पीछे भागने के लिए मजबूर करता है या प्रेरित करता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाबा कहां है। हम भी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बाबा का लोकेशन क्या है, बाबा कहां है, क्योंकि मैनपुरी के आश्रम के बाहर हमारे रिपोर्टर लगातार आश्रम के ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन पता यह चल रहा है कि मैनपुरी के आश्रम में बाबा है ही नहीं। सीधे चलते हैं, रुक करते हैं मैनपुरी का। हमारे साथ अखंड जुड़ रहे हैं। अखंड, आपके सामने इस वक्त बाबा के आश्रम से, मैनपुरी से जुड़े हुए
अखंड, जानना चाहेंगे, आप आज दिन भर बाबा के आश्रम में थे, कल 4:35 पर बाबा का लास्ट कॉल वहां पर सुना गया था, कॉल डिटेल जब सामने आई है, लेकिन बाबा आश्रम के अंदर से ही कहां गायब हो गया? क्या कोई सुरंग लगा हुआ है क्या आश्रम में? देखिए, चूंकि सुरंग है या नहीं है ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि पूरे जो आश्रम को किले की तरीके से तैयार किया गया है, यानी पूरे उसकी जो घेरेबंदी है, उसकी जो चहारदीवारी है बहुत ऊंची है और जो मुख्य द्वार है वो भी काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा बाबा के पहुंचने की बात तो सभी स्वीकार कर रहे थे, वहाँ के अनुयायी भी स्वीकार कर रहे थे। हालांकि आज सुबह जब हम पहुँचे हैं और जब बात हुई है वहाँ के जो सीओ हैं, सीओ ने ये दावा किया कि नहीं, यहाँ पे बाबा नहीं है, हम अंदर जाके मुआयना कर रहे हैं, हमने जाके अंदर छानबीन की है, लेकिन बाबा नहीं है और लगभग 200 लोग अंदर मौजूद हैं। हालांकि जब तक हम लोग वहाँ पे मौजूद रहे सुबह से लेकर रात तक, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ से मूव किए हैं और तब तक वहाँ पे न कोई अंदर जा रहा था और न कोई बाहर आ पा रहा था। तो इस पूरे इलाके को कहा जाए, अगर उस पूरे आश्रम को कहा जाए तो चारों तरफ से घेरा लगाया गया है पुलिस का और अभी जो बताया जा रहा है कि पीएसी भी वहाँ पे तैनात कर दी गई है। तो पीएसी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, उस पूरे रास्ते को एक तरीके से कहा जाए तो ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी अब बिना मीडिया के लोगों को भी बिना आईडी कार्ड दिखाए हुए अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन इन सबके बीच में जो बाबा के आने की बात थी, बाबा को यहाँ से निकल जाने की बात थी, ये वाकई में बड़ा आश्चर्य में डालने वाली बात है कि बाबा वहाँ पहुँचता है और बाबा पहुँचने के बाद बाबा गायब हो जाता है और बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं किसी के पास है। ये कैसे होता है ये बड़ा समझना मुश्किल काम है। हालांकि जैसा बताया जा रहा है कि सुबह के समय में कुछ गाड़ियाँ निकली हैं आश्रम से और उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई है। मुमकिन है कि उसमें बाबा गया हो, ऐसा भी अंदेशा लोग जता रहे थे। आश्रम में कुछ सस्पिशियस आपने देखा? आश्रम में अखंड आश्रम में कुछ सस्पिशियस आपने देखा? कहते चारदीवारी तो इतनी ऊंची है कि बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा कहते हैं कि 20, 25, 30 फुट तक ऊंचा दरवाजा है, अंदर बाबा की सल्तनत चलती है, बाबा का दरबार लगता है, वहां उनकी अपनी आर्मी, अपना पुलिस, अपना कायदा कानून होता है। क्या दिखा आपको वहां पर? देखिए, सबसे सस्पिशियस तो ये है कि पूरे आश्रम में कहीं किसी को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है, कोई मोबाइल लेके अंदर नहीं जाता है। एक बड़ी चीज़ तो ये थी। दूसरा ये था कि दूसरा जो बाहर निकल रहा है उसको पहले जो बाबा के अपने सेवादार हैं, जो गार्ड जिनको हम कह सकते हैं, उनका अपना लिबास है, अपना ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड के आधार पे ही उनकी तैनाती होती है। शिफ्ट वाइज वो काम करते हैं, किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये तय करना उनकी जिम्मेदारी। उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हाँ, आप इनको अंदर आने देंगे, इनको बाहर जाने देंगे, ये बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जा सकता। तो आज पूरे दिन गेट नहीं खोला गया अंदर से, तो पुलिस ने किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। तो ये माहौल एक तरीके से देखा जाए तो बना हुआ। हालांकि बाबा के खिलाफ अभी एफआईआर नहीं दर्ज है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है उससे ये तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द बाबा के खिलाफ एफआईआर देखना होगा कि बाबा कब तक गिरफ्तार होते हैं। फिलहाल अखंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके बाद हम थोड़ी देर में पलक के पास भी चलेंगे जो इस घटनाक्रम को लेकर लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन आपके सामने मैंने एक सवाल रखा था, वो सवाल यह था कि बाबा आखिरकार बच कैसे रहा और रातों रात बाबा मैनपुरी से कैसे निकल गया। जवाब मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाथरस में मौत का तांडव हुआ, जनता इंसाफ की मांग कर रही है। सवाल इतना बड़ा है हादसे का कि बाबा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे सूरजपाल सिंह का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत बड़ा बताया जाता है। आगरा से शुरू हुआ था बाबा सूरजपाल का सफर। सबसे पहले आपको बताते हैं ये कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया। आगरा से शुरू हुआ था सूरजपाल का सफर। देखिएगा लोकेशन, देखिएगा लोकेशन की वजह से बता रहा हूं। इटावा का रहने वाला है बाबा सूरजपाल। मैनपुरी में सूरजपाल का आश्रम है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी आश्रम में जाया करते थे, जिसकी फोटोज उन्होंने खुद ट्वीट की। बाबा सूरजपाल SC ST OBC समुदाय में भी पैठ रखते हैं। बाबा सूरजपाल के अनुयायी मुस्लिम धर्म के लोग भी माने जाते हैं। बाबा के अनुयायियों की लिस्ट में IAS IPS भी शामिल हैं और बाबा के समागम में अक्सर राजनेता पहुंचते रहे हैं। बाबा के YouTube चैनल पर 31,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर और फेसबुक पर तो 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। यानी कि दलितों और पिछड़ा वर्ग में बाबा सूरजपाल का दखल बहुत ज्यादा है। भारतीय राजनीति को गहराई से जानने वाले ये जानते हैं कि वोटर धार्मिक रूप से कितने प्रभावित होते हैं। मस्जिदों से फतवे जारी होते हैं तो धर्म गद्दियों से भी समर्थन की बातें कही जाती हैं। ऐसे में सूरजपाल के पास भी यूपी के उस इलाके में
जिस इलाके में समाजवादी पार्टी का असर सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहां से बाबा आते हैं। इसलिए बाबा के मैनपुरी के आश्रम के साथ साथ समागम में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देखे जाते थे और वहां जाकर बाबा की अर्जी भी लगाते थे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महादेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सूरजपाल फरार है, किसी को नहीं पता आखिर सूरजपाल कहां है। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कोई नहीं जानता है, या फिर वो देश की सीमा से बाहर चला गया। बाबा सूरजपाल के अगले समागम आगरा में थे, जो कि अब आधार में है। अब तक बाबा का नाम वैसे भी एफआईआर में नहीं देखा गया, इसलिए बाबा पर गिरफ्तारी की तलवार भी नहीं है। इसलिए शायद बाबा को इन मौतों के बाद भी कोई टेंशन नहीं होगी। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हाथरस के हत्यारे को किसने संरक्षण दी, किसने निकालने की कोशिश की। मैनपुरी से भी अगर निकला बाबा तो कौन निकाल कर ले गया। एफआईआर में भोले बाबा का नाम किसके दबाव में अभी तक नहीं आया है। क्या लापरवाही को साजिश बताने की तैयारी की जा रही है? मौत का हाहाकार और जनता राजनीति का शिकार हो रही है, या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है, या एक तरह से कुछ लोग मिलकर बाबा को सेफ पैसेज दे रहे हैं और उसे जो सुरक्षित पनागा है उससे निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आरजेडी नेता मनोज झा का बयान आपको सुनाते हैं, जो कहते हैं कि सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरकार की चिंता नहीं। बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए। ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण नहीं रोक देना चाहिए था, बीच में लगातार बोलते रहे। इसलिए मैं कहता हूं ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है। कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। 2 लाख का मुआवजा देंगे, निश्चिंत हो गए। मनोज झा पीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नीट और मणिपुर हंगामा करने वाला विपक्ष हाथरस का मुद्दा सदन में उठाना भूल गया। प्रधानमंत्री ने सदन में इस मुद्दे के जिक्र की और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जो इस हादसे का शिकार हुए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी विपक्ष की नहीं थी? क्या अखिलेश यादव को सदन में हाथरस की आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? जो अखिलेश यादव अपनी फुटेज को झुठलाने में जुटे रहे, वो अभी तक हाथरस तक नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि दिल्ली से हाथरस की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास, और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा का सेशन भी खत्म हो चुका है, और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव अभी तक हाथरस नहीं पहुंच पाए हैं। तो क्या हाथरस सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स पर सवाल उठाने के लिए? जबकि अहम बात तो यह है कि यूपी में सपा के गठबंधन वाली कांग्रेस के अजय राय वाराणसी से चलकर हाथरस पहुंच गए, लेकिन मैनपुरी की सांसद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अब यह क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। राजनीतिक मजबूरी, इसलिए बाबा जरूरी। क्यों पूछ रहा हूं, सुनिए। सवाल इस बात का है कि आखिर सूरजपाल कब तक बचेगा, या फिर यूपी की राजनीति का मिजाज बाबा की सबसे बड़ी ताकत है? क्यों अखिलेश यादव समेत कोई भी नेता खुलकर अभी तक बाबा के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहा है? मैं आपको बताता हूं आखिर इसमें माजरा क्या है। सबसे पहले तो यह बता दूं कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बाबा जिस जाटव समाज से आते हैं, उनकी संख्या कई सीटों पर निर्णायक मानी जा रही है। साथ ही दूसरे धर्म के लोग भी बाबा के अनुयायी हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें मैनपुरी जिले की करल सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां पर साल 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को हराया था। बघेल अब लोकसभा सांसद हैं आगरा से, और आगरा से जीतकर सदन पहुंचे हैं। करहल सपा का गढ़ रहा है और बाबा का भी गढ़ है, इसलिए अखिलेश यादव बहुत ही सधी जुबान में हादसे पर सवाल उठा रहे हैं, राज्य सरकार को घेर रहे हैं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। यहां से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अब सांसद हैं और बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर लोकसभा पहुंचे हैं। साल 2022 में उन्होंने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराया था। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और सपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर सीट बरकरार रखने का भरोसा है। इसके अलावा अलीगढ़ जिले के खैर, जो कि मैनपुरी से ही सटा हुआ इलाका है, हाथरस से सटा हुआ इलाका है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदर की सीट, गाजियाबाद सदर, प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट, मिर्जापुर जिले की
मंझवा सीट अंबेडकर नगर जिले की कटेरी विधानसभा सीट के साथ ही कानपुर नगर की सिसमऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं और इन चुनाव पर एससी, एससी, ओबीसी और जाटव समुदाय के लोग भारी संख्या में वोटर्स हैं और इस चुनाव को, इन 10 सीटों के उपचुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बीजेपी को तो पहले ही लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए उपचुनाव से पहले बीजेपी कोई भी कदम बहुत फूंक फूंक कर रखेगी, क्योंकि इस बार अगर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए यह पूरा मामला पॉलिटिकल नजर आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि हादसे का दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए 8 जगहों पर छापेमारी हुई है और यह सूरजपाल भी सामने आना चाहिए। यह इंडिया डेली कहता है देश के लोगों से, दर्शकों से, और यह मांग भी करता है कि हर दोषी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब हाथरस के इस घटना स्थल का दौरा आज देश की महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी कहा, क्योंकि इस हादसे में अगर सबसे ज्यादा मौत हुई तो महिलाओं की हुई, बच्चों की हुई। इसलिए महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा यहां पर दौरे के लिए पहुंची और रेखा शर्मा ने कहा कि बाबा सूरजपाल सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज होनी चाहिए थी। बाबा फोटो नहीं खिंचवाता था, समागम से पहले फोन रखवा लिए जाते थे। ये सारे ऐसे तथ्य जो बताते हैं कि इसके पीछे साजिश होने की संभावना है। जो सेवक है, मैंने सुना है उन्हीं को, उन्होंने ही ये सारा गड़बड़ किया और पुलिस से भी बात की तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है उनके अगेंस्ट। मैंने कहा है कि वो जो भी गुरु था उसके अगेंस्ट भी एफआईआर होना जरूरी है, क्योंकि वही एक गलत काम कर रहा था, फोटो नहीं खिंचाता था ताकि सामने ना आ पाए, कोई एविडेंस ना आ पाए, लोगों के ये रखवा लेता था फोन्स वगैरह। तो जरूर कोई ना कोई गलत बात है इस सारे उसमें। क्या कोई सोची समझी स्कीम थी या क्या है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकालेगी। लेकिन यूपी में जब भी कोई इस तरह का मामला दिखता है तो अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमता है। क्या फिर से ऐसा ही कुछ होगा? ऐसा ही सवाल उत्तर प्रदेश में उठाए जा रहे हैं। छोटे बड़े हर तरह के अपराधियों को सजा से पहले उनके अवैध संपत्ति को यूपी की पुलिस ने बुलडोजर के जरिए ढाया, लेकिन 121 मौतों के जिम्मेदार सूरजपाल पर फिलहाल केस नहीं है। तो क्या केस होगा, बुलडोजर एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी? क्योंकि बाबा अभी तक फरार है और बुलडोजर कब तक बाबा के अवैध संपत्ति तक पहुंचेगा, यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां बताती हैं कि यह हादसा नहीं हत्या है। और हादसा तब होते हैं जब व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक होता है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी तो फिर इस व्यवस्था को लेकर सवाल है और उसके बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर भी प्रदेश में सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन देश में रोजाना करोड़ों श्रद्धालु लाखों मंदिरों और सत्संग में हिस्सेदारी करते हैं, दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आखिर वो क्या वजह है जिससे यही सत्संग मौत की वजह बनते हैं? यही भीड़ में भगदड़ होती है। भगदड़ मौत की सबसे बड़ी वजह बनती है। गांव, खेत, पहाड़ी, नदी के किनारे वाले इलाके जियोलॉजिकल रिस्क पैदा करते हैं। खड़ी ढलान, कीचड़, फिसलन, सकरे रास्ते सभी हादसे की वजह बनते हैं। श्रद्धालुओं की अनियमित गिनती हादसे का निमंत्रण मानी जाती है। हर वक्त भक्तों का आना खतरे की वजह को बढ़ाता है, खतरे की वजह को बनाता है। साल 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में एक स्टडी की गई थी। इसमें 1994 से 2012 के बीच हुई भगदड़ की 34 घटनाओं का विश्लेषण किया गया। इस स्टडी में बताया गया कि भारत में भगदड़ के दौरान जितने लोग मारे गए उनमें 79% लोग धार्मिक कार्यक्रमों में हुई भगदड़ के कारण मारे गए थे, जबकि 18% मौतें दूसरी तरह के कार्यक्रमों में जुटाव की वजह से हुआ और 3% राजनीतिक कार्यक्रमों में मची हुई भगदड़ के कारण हुआ। स्टडी में कहा गया कि एक मामूली सी दुर्घटना, जानबूझकर किया गया कोई काम, एक छोटी सी अफवाह भगदड़ को जन्म दे सकती है और उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। साल 2010 से अब तक के भगदड़ की घटनाओं में करीब 2000 लोगों की जान जा चुकी है। 2024 में अब तक 121, 2023 में 3 घटनाएं हुई, 8 लोगों की मौत हुई, 2022 में 6 घटनाएं हुई, 22 लोगों की मौत हुई, 2021 में 25 घटनाएं हुई, 25 लोगों की मौत हुई और 2020 में 16 घटनाएं हुई जिसमें 14 लोगों की मौत हुई। 2019 में भगदड़ की 14 घटना हुई जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। 2018 में 5 घटना हुई, 6 लोगों की मौत हुई। 17 में 26 घटनाएं हुई, 49 लोगों की मौत हुई। इसी तरह से
2016 में 31 घटनाएं हुई, 45 लोगों की मौत हुई, जबकि 2015 में 424 घटनाएं हुई और 480 लोगों की जान गई। हिंदुस्तान में धर्म को शांति और मोक्ष का साधन माना गया। यही वजह है कि लोग धर्म की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ ढोंगी लोगों की वजह से, जिनको बाबा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं, सूरजपाल को बाबा नहीं कहा जाना चाहिए। ये एक ऐसा शख्स है जो अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। अगर इसे लोगों की फिक्र होती तो ये वहां पर हादसे वाले दिन रुकता और लोगों की मदद करता, अपने सेवादारों को वहां पर जरूर मदद करने के लिए कहता। आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हाथरस घटना पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, मुझे यह जानकर दुख हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज जल्दी लेकर आइए। देखिए, ये रशिया इन इंडिया यानी कि रशियन एम्बेसी का ये ट्वीट, और अब फूमियो किशिदा भी कह रहे हैं कि उन्हें जानकर दुख हुआ है कि भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में भगदड़ हुई है और कई अनमोल जानें चली गई हैं। जापान सरकार की ओर से मैं पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लेकिन अब सवाल यह कि आखिरकार सूरजपाल कहां है? सूरजपाल फरार और सिस्टम क्या लाचार है? सूरजपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है रेड मारे जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार सिस्टम के नाक के नीचे से सूरजपाल कहां निकल गया? इस सवाल का जवाब चाहिए। बाबा सूरजपाल के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन फिलहाल इसमें बाबा का नाम नहीं है। यह रही आपके सामने एफआईआर। 121 लोगों की मौत हुई है। एफआईआर आपके स्क्रीन पर है। एफआईआर की डिटेल हम आपको बताएंगे। यह देखिए, एफआईआर आपके सामने हमने रख दी है। इस एफआईआर में घटना होने के कारण लिखे गए हैं और उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। 121 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। बाबा सूरजपाल फरार है, जिसके बाद सिस्टम अभी तक कोशिशों में जुटा हुआ है कि बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन बाबा आगे चल रहा है और सिस्टम बाबा के पीछे। हादसे को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। बाबा क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, यह हम जानना चाहते हैं। बाबा सूरजपाल के नाम पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है, यह भी सवाल है। बाबा सूरजपाल का लोकेशन क्या है, यह भी पता नहीं है। रातों रात बाबा कहां गायब हो गया, यह भी किसी को जानकारी नहीं है। बाबा को कहीं राजनीतिक संरक्षण तो नहीं, यह भी सवाल पैदा हो रहा है। इसकी डिटेलिंग में भी हमने आपको दिखाई। बाबा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कब चलेगा, यह भी सवाल हमने पूछा। यूपी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें खास बातें क्या है, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। आयोजनकर्ताओं ने आने वाले भक्तों की सही जानकारी छिपाई, यानी कि आयोजकों पर सीधा सवाल है। ये एफआईआर कॉपी की डिटेल हम आपको बता रहे हैं जो यूपी पुलिस ने लिखी है। यूपी पुलिस ने एफआईआर में यह भी लिखा है 80,000 की अनुमति थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। हादसे के बाद सबूतों को नष्ट किया गया, सबूतों को छिपाया गया, सबूतों को खत्म करने की कोशिश हुई। हादसे के बाद छूटे हुए सामान को खेत में फेंक दिया गया। कपड़े, जूते, चप्पल खेतों में फेंककर सबूतों से छेड़छाड़ की गई। कौन थे ये लोग जो सबूत से छेड़छाड़ कर रहे थे? लोगों की मदद नहीं हो रही थी, लेकिन सबूतों से खिलवाड़ करने के लिए लोग वहां पर पहुंच गए थे। कौन अपने सबूत मिटाना चाहता था, जिसके पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश को लेकर शक है, जिसकी जांच कराई जाएगी। यह हादसा भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है। सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता जो अभी अभी लागू हुई है, बीएनएस 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बाबा के आश्रम पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अभी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी, लेकिन फिर भी बाबा फरार है। जिस सेवादार के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी गिरफ्तारी हो, जो आयोजक थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस बीच बाबा के आश्रम के बाहर उनके समर्थकों की तस्वीरें भी सामने आई। जल्दी तस्वीर लेकर आइए। बताया जा रहा है कि बाबा के समर्थक हाथ में हथियार लेकर आश्रम के बाहर देखे गए, जो पहले मीडिया कर्मियों से पहले वहां पर आए थे, और इनके हाथ में तेज धार वाली दराती देखी जा सकती है। यह तस्वीरें आप देखिए। हालांकि किस वजह से हाथ में इनके दराती थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये बाबा के अनुयायी बताए जा रहे हैं। हालांकि इस दराती से धान और गेहूं की फसल भी काटी जाती है। मीडिया कर्मियों ने शिकायत की कि ये समर्थक मीडिया कर्मियों को धमका रहे थे, उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करने को कह रहे थे। इस बीच सूरजपाल का एक शोक पत्र मीडिया में वायरल हो रहा है। शोक पत्र दिखा रहे हैं आपको, जल्दी से इसको
बिग वॉल पर लेकर आइए, जिसमें बाबा ने लिखा है कि भक्तों की मौत पर दुख है। यह देखिए, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने की कोशिश की गई है। बाबा जो खुलकर प्रवचन देता, लाखों भक्तों की भीड़ को संबोधित करता है, उसकी जुबान से अभी तक एक शब्द तक नहीं निकला है। अब उसने कॉन्डोलेंस लेटर जारी किया है, इसमें लिखा है भक्तों की मौत पर दुख है, लेकिन हादसा निकलने के बाद हुआ। यह एक साजिश है जिसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। अब सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी पलक के पास, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पलक, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि बाबा जो हैं वो कहते हैं अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी हमने रिपोर्ट चलाई कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई, सामान को खेतों में फेंकने की कोशिश हुई, जूते चप्पल वहां से हटाने की कोशिश हुई। कौन थे ये लोग जो सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे थे? इसलिए साजिश की आशंका गहराती है। आपको क्या जानकारी मिली पलक? जब विवेक हम ग्राउंड पर पहुंचे तो वहां पर फॉरेंसिक की टीम जो है वे मौजूद थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ जो है वे सबूतों के से की गई है। सुबह सवेरे जब हमने तस्वीरें देखी, 7 बजे के तकरीबन फॉरेंसिक टीम जो है वे पहुंचती है, डॉग स्क्वाड जो है बकायदा वहां पर पहुंचती है। 3 से 3.5 घंटे में वहां पर इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आए। और वहां पर तस्वीरें विवेक ऐसी भी थी कि फॉरेंसिक टीम के जाने के बाद भी वहां पर कई सारे बच्चों की और महिलाओं की, वहां पर चप्पलों के साथ पॉलिथीन बैग, कई सारे कपड़े भी वहां पर, चुन्नी तक भी हमने देखा कि वहां पर मौजूद थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन विवेक हाँ, ये तस्वीर जरूर देखने को मिली जो इवेंट मैनेजर्स थे। जैसे ही कल रात को हम वहां पर पहुंचे तो आप सोचिए कि रातों रात वो जो तंबू वहां पर लगा हुआ था, अब हार्ड वर्क सोचिए विवेक कि कितना ज्यादा वो कर रही है कि इतनी बारिश हो रही है झमाझम, और उसके बावजूद भी वो पूरा जो तंबू है, वो पूरा इवेंट जहां पर जी, लेकिन शुरुआती जानकारी जो मिल रही है पलक, उसके मुताबिक ये खबर आ रही है कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर लेकर आई दर्शकों के लिए। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 4 जो आयोजक हैं वो प्रशासन की हिरासत में आ चुके हैं, पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। 4 आयोजकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि हाथरस हादसे में एक्शन में प्रशासन, 4 आयोजक पुलिस हिरासत में, और जल्द ही बाबा भी पुलिस गिरफ्त में होगा। ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बाबा की कॉल डिटेल सामने आई है। बड़ी खबर आपके सामने, बाबा की कॉल डिटेल सामने आई है। बाबा मैनपुरी में था जब उसने आखिरी बार बातचीत की थी। डिटेल आपको बता रहे हैं। हादसे वाले दिन शाम 4:35 पर आखिरी कॉल बाबा की हुई है। हादसे के बाद देव मधुकर से बातचीत की थी। देव मधुकर के बाद 3 आयोजकों से बाबा ने फोन पर बातचीत की थी, और बाबा की लास्ट लोकेशन मैनपुरी के आश्रम में पाई गई है। 4:35 के फोन के बाद बाबा का फोन बंद हो गया, सूरजपाल का फोन बंद हो गया, और उसके बाद से सूरजपाल का लोकेशन मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जब लास्ट लोकेशन 4:35 पर हादसे वाले दिन मैनपुरी के आश्रम में था, तो फिर बाबा गए कहां? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए एक लेटर जारी करवाया। बाबा ने लिखा, हम मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जब समागम में भगदड़ हुई उस वक्त मैं वहां पर नहीं था, मैं पहले ही निकल चुका था। समागम और सत्संग के बाद अराजक तत्वों ने जिस तरह का काम किया है, उन पर कानूनी एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह को आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। भोले बाबा पर जल्द ही शिकंजा कसने वाला है कि यूपी डीजीपी ने एक टीम बना दी है। ब्रेकिंग न्यूज आप आ रही है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। बड़ी खबर, सूरजपाल पर कसेगा शिकंजा, यूपी डीजीपी ने विशेष टीम बना दी है। कई जिलों के एसपी एएसपी टीम में शामिल किए गए हैं। बाबा के आश्रम और फंडिंग की जांच की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि बाबा के तथाकथित कई आश्रम अवैध भी हैं, जो अवैध जमीनों को कब्जा करके बनाए गए हैं।
अब उन पर बाबा का बुलडोजर भी चल सकता है, यानी कि बाबा बचेगा नहीं। ये सूरजपाल जिसकी सभा में इतना बड़ा हादसा वो अभी तक सामने नहीं आया। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हादसे की एक नहीं कई वजहें थी और वो आपके सामने रखते हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस जगह पर सभा का आयोजन किया गया वहां एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं, इमरजेंसी गेट नहीं बनाई गई, सत्संग में मेडिकल टीम नहीं थी, मिनिमम 5 एम्बुलेंस व्यवस्था करने की बात होती है वो भी नहीं थी, भीड़ के हिसाब से कूलर पंखे नहीं लगाए गए, सत्संग में बहुत कम वॉलंटियर बुलाए गए थे, 2.5 लाख की भीड़ पर पुलिस की तैनाती भी बहुत कम थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, अंदर की व्यवस्था सूरजपाल के वॉलंटियर संभाल रहे थे। बाबा के कैफिले के रास्ते में बैरिकेडिंग नहीं, खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, और कहा तो यह भी जा रहा है कि परमिशन लेने और देने में भी लापरवाही की गई। हालांकि इस पर जांच जारी है और जांच के बाद बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, बहुत से तथ्य खुलकर सामने आएंगे। लेकिन बाबा के इस सभा में काले जादू का भी खेल चलता था, यह भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्संग के इस मेल में काला जादू का खेल किया जाता था, पानी के सहारे, चरणों की मिट्टी के सहारे रोग दूर भगाए जाने की बात कही जाती थी। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का माया जाल कई इलाकों में फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है। 1997 में नौकरी छोड़ने के बाद, पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बड़ी प्लानिंग के साथ इसने आस्था के कारोबार में घुसने की शुरुआत की। इसके बाद लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया गया, जिसे अब तक इसने छिपा कर रखा था। यही वजह है कि आज तक सत्संग के बहुत कम वीडियो सामने आए, क्योंकि वीडियो बनाना भी इस तरह की सभाओं में बैन था। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति भीड़ के वीडियो बना रहा है और देखते ही सेवादार पहुंच जाते हैं। देखिए तस्वीर, इस तस्वीर को आप देखिए कि बाबा की पोल पट्टी ना खुल जाए, सेवादार को जैसे ही पता चलता है कि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक कैमरा चल रहा है, एक मोबाइल फोन चलाया जा रहा है, मोबाइल फोन का कैमरा चल रहा है, उसको तुरंत बंद कराने की कोशिश की जाती है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए किस तरह से कैमरे पर नजर पड़ते ही सेवादार एक्टिव होता है। यह सिर्फ इसलिए होता है कि बाबा का काला जादू, तांत्रिक क्रिया और लोगों को गुमराह करने की दुकान चलती रहे। दुनिया इनके चमत्कार को बस सुने और कुछ भी ऐसा ना देखे जिससे कि पर्दाफाश हो जाए और इस सूरजपाल की सच्चाई सामने आ जाए। लेकर आइए बाबा के अधिकृत वकील एपी सिंह का बयान सामने आया। एपी सिंह ने इस घटना को साजिश बताया है, मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, ये एपी सिंह का कहना है। और एपी सिंह कह रहे हैं इसमें बाबा पूरी तरह से निर्दोष हैं और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे। अब सूरजपाल के जिस तथाकथित माया जाल की बात मैं आपको बतला रहा था, उस पर शक पैदा क्यों होता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मंच पर पत्नी या फिर मामी साथ होती हैं, इसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को मंच पर जाने की बहुत बार इजाजत नहीं मिलती है या बहुत कम ही लोग जाते हैं। नारायण के अवतार के रूप में खुद को प्रचारित करता है,
गरुड़ पर सवार, हाथ में चक्र लिए खुद की मूर्ति बनवाई है। हैंडपंप के पानी से इलाज करने का दावा करता है। काला जादू, तांत्रिक क्रियाओं से भी गुमराह करने का आरोप है। पर्दाफाश के डर से सत्संग में वीडियो बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, यानी कि अंदर तो कैमरा जा ही नहीं सकता है। 3 तरह की प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है। पिंक आर्मी के नाम से प्राइवेट वुमेन आर्मी है। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 केस भी दर्ज हैं। यानी कि इस मामले में बाबा सूरजपाल बुरी तरह से फंसा हुआ है और पुलिस छापेमारी कर रही है बाबा को ढूंढने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का वही है कि आखिरकार मैनपुरी से बाबा गायब हुआ कैसे, किसके संरक्षण में हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी मांग इंडिया डेली करता है।